स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने चैप्टर 2 का पार्ट 1 देख लिया होगा। पार्ट 1 में हमने 1 to 51 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जहां पे सिंपल क्वेश्चंस भी थे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी थे। ये है आपका पार्ट 2, जहां पे हम चैप्टर 2 जीरो से हीरो सीरीज में करने वाले हैं आज असर्शन रीजन क्वेश्चन, और साथ में हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन। ओके, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो असर्शन रीजन क्वेश्चन का आपको आंसर देने से पहले यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन को समझना होगा। असर्शन रीजन क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट होती है, जिसको हम असर्शन बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, एंड रीजन को हम आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आपको कोड दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना होता है। अगर आपका असर्शन एंड रीजन इफ बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन आप ए को सेलेक्ट करते हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो बट एक्सप्लेनेशन सही ना हो तो हम बी को सेलेक्ट करते हैं। अगर एक स्टेटमेंट सही है यानी असर्शन सही है और आर हमारा फॉल्स है, देन गो विद सी। और अगर हमारा ए ही फॉल्स हो जाता है और आर ट्रू है तो हम डी को सेलेक्ट करते हैं। ओके, ये आप लोग कई बार समझ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है गाइस, क्योंकि हम लोग लास्ट वर्कशीट में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 51, तो उसी के आगे हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, इसलिए यहाँ पे 52 लिखा हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें। असर्शन है फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क है, ठीक है, आपके पास फ्रेश मिल्क है और उसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देते हो तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा कर्ड में सेट होने के लिए, दही बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे और रीज़न बोल रहे हैं बेकिंग सोडा डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू 6। ठीक है, बिलो 6 से कम कर देगा। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे असर्शन और रीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा आपका आंसर होगा। यू हैव टेक 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड आपको लेना है और इसका आंसर आपको मार्क करना है। आप चाहे तो कमेंट में आंसर कर सकते हो और चाहे तो अपनी कॉपी ले लीजिए, वहाँ पे आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 52, 53 और उसके आगे आप अपने ऑप्शंस लिखते जाइए। लास्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी साथ में। ओके, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो देखिए, फ्रेश मिल्क में अगर आप बेकिंग सोडा ऐड करते हो तो उसको दही बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये तो सही बात है। क्यों? क्योंकि देखिए जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा इज़ योर बेस, दिस इज़ बेसिक इन नेचर। इससे जो दूध होता है, मिल्क, उसका थोड़ा सा टेस्ट बिटर हो जाता है क्योंकि उसका जो बेसिक मीडियम है वो इंक्रीज हो जाता है। और एसिड कर्ड बनाने के लिए आपको कैसा चाहिए होता है? एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। दही, उसमें बैक्टीरिया होते हैं ना, लैक्टोबैसिलस, हम बोलते हैं उसे, लिविंग बैक्टीरिया होते हैं दही में। यहाँ पे बेस हो जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड में बोल रहा है कि बेकिंग सोडा डिक्रीज द पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू क्या होती है आप लोग याद करिए। पीएच वैल्यू हमारा यहाँ पे होता है 7, यहाँ ग्रेटर देन 7, लेस देन 7। बेस है तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू क्या होती है, बेस की ज़्यादा वैल्यू होती है 7 से। यहाँ पे बोल रहा है बेकिंग सोडा डिक्रीज करेगा पीएच की वैल्यू। डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। जैसे ही आपका एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, एक ट्रू हो जाता है, वैसे ही आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हो। क्योंकि देखिए, ए में तो आपको बोलता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए आपका नहीं होता। बी में भी बोलता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आपका डी में बोलता है कि ए आपका फॉल्स है। ठीक है, तो ये 3 तो कट जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी, डायरेक्ट आप लोग आंसर तक पहुंच जाते हो। जब ए ट्रू और आर फॉल्स होता है तो हमारा आंसर क्या होता है? सी होता है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसका आंसर सी है। आप लोग टैली कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। द एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड टू वाटर। हमेशा एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, इसका वाइस वर्सा हम नहीं करते हैं। विद कांस्टेंट स्ट्रिंग। ओके, यू हैव अ वाटर, ठीक है, आपके पास बीकर में वाटर है और आप धीरे धीरे इसमें एसिड को ड्रॉप करके ऐड करोगे विद कांस्टेंट स्ट्रिंग, उसको चलाते रहोगे। रीजन दे रखा है मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विद वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। इसका आप लोग फटाफट से टाइम लीजिए और 3 सेकेंड में आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग भी साथ साथ लगाते चलिए।
आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। अब देखिए, द एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड टू, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बोल रहा है कि मिक्सिंग ऑफ एन एसिड टू वाटर, जब आप एसिड टू वाटर ऐड करते हो तो डिक्रीज हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, एच आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो सही बात है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि हमारे एसिड के अंदर क्या होते हैं, एच प्लस आयन्स होते हैं। जितने ज़्यादा एच प्लस आयन होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब आप इसमें वाटर का परसेंटेज बढ़ेगा तो H प्लस आयन का परसेंटेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट तो हमारे दोनों सही हैं, लेकिन अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। कैसे, यहाँ पे बोल रहा है कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी वाटर, तो यहाँ पे बता रहा है कि डाइल्यूशन की बात कर रहा है, और डाइल्यूशन के लिए यहाँ पे रीज़न उसका क्या होना चाहिए कि जिससे हम बर्न ना हो सकें। ठीक है, जिस बढ़ना जो वो है, अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो एसिड बाहर आ जाएगा और बर्न हो सकते हैं, हीट बर्न हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसने रीज़न क्या दे रखा है, रीज़न में इसने कुछ और दे रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बस इनका आपस में रिलेशन नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। यहाँ पे बोल रहा है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर वेट बिकॉज इट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। यहाँ पे बोल रहा है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल CuSO4, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बोल रहा है कि वेट होते हैं क्योंकि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। सेकेंड बोल रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल यूनिट ऑफ सॉल्ट, किसी सॉल्ट के पर यूनिट में जितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन बोलते हैं। सो आपको बताना है ये सही है या नहीं है। ठीक है, इसका कौन सा कोड इसका सही आंसर होगा 54 का, पहले आप लोग को सोचना है, टैली करना है। ओके, तो इसका आंसर मैं बताती हूँ आप लोग को। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रिस्टल जो होता है कॉपर सल्फेट का वो वेट होता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्यों, वेट नहीं होता, वो हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, हम उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, CuSO4 5H2O, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है और हम इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। ठीक है, और इसका कलर ब्लू होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है। तो ये वेट नहीं होता है, हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज योर ट्रू कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ए अगर फॉल्स और आर ट्रू होता है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, डी हो जाता है। सो 54 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 55 में आपसे बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पे बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन, आपने एक्वस सॉल्यूशन किसका लिया है, एक तो ले लिया है आपने ग्लूकोज, ठीक है, प्लस इसके अंदर और क्या ऐड कर दिया है, अल्कोहल ऐड कर दिया है। अब ग्लूकोज और अल्कोहल को आपने ऐड कर दिया, लेकिन जो इसका आपका पास ये सॉल्यूशन बना ना, ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। और आपने पढ़ा होगा या फर्दर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे कि जो अल्कोहल होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल और ग्लूकोज का जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है वो एसिडिक कंटेंट नहीं शो करते। तो ऐसा क्यों होता है, या ये स्टेटमेंट सही है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, 55 की, और रीज़न दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव एच आयन, ये भी सही है और ये इसकी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये इसका सही रीज़न है। कैसे, जब आप अल्कोहल में मिक्स करते हो, किसको, अल्कोहल और ग्लूकोज को मिक्स करते हो, तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन बनता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, वहाँ पे आयनाइजेशन नहीं होता। मतलब कि आपको पता है सॉल्यूशन में आयन रिलीज होते हैं, लेकिन इस सॉल्यूशन में आयन रिलीज नहीं होते, ना तो H प्लस आयन ना तो कोई और आयन। जब आयन रिलीज होगा तभी तो वो शो करेगा एसिडिक या बेसिक। अगर इसके अंदर इसके आयन स्प्लिट हो जाते, OH आयन आते या H आयन आते, तभी हम बताते हैं एसिडिक या बेसिक। तो ये आयन रिलीज नहीं करता, दैट्स वाई वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, रीजन असर्शन का, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 56 पे। यहाँ बोल रहे हैं HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। HCl गैस चेंज नहीं करता कलर ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का। ठीक है,
और यहाँ पे रीज़न दे रखा है कि HCl गैस डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H आयंस। तो रीज़न दे रहा है कि HCl गैस डिजॉल्व हो जाता है वाटर में प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयन। तो यहाँ पे भी हमारा असर्शन ठीक है, रीज़न भी ठीक है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 56 का ए कोड हो जाएगा। 57 में हमें बोल रहा है कि वीक एसिड हैव लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। जितना एसिड वीक होगा उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम होगी। ये आपके पास एसिड सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप कैथोड एनोड लगा के, ठीक है, आप पूरा सेटअप लगाते हो। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितना वीक, जितना कमज़ोर एसिड होगा उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। 57, ठीक है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। और रीजन में बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। बोल रहा है कि चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड दोनों के लिए इक्वल कंसंट्रेशन होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा H+ आयंस होते हैं और वीक में लो होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 58 में यहाँ पे बोल रहा है प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सही बात है, जो प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है, नेचुरल होता है और उसका pH कितना होता है, 7 होता है। तो वो ना तो एसिडिक होता है ना तो बेस होता है, ठीक है। द pH ऑफ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। pH ऑफ सोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H+ आयंस के। मतलब जितनी ज़्यादा pH की वैल्यू होगी यानी उसके अंदर H आयंस उतने कम है, या फिर आप कह सकते हो जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतनी उसकी pH वैल्यू कम होगी। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितने H+ आयन होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और एसिड होगा तो pH वैल्यू उसकी लो होगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है 58 का। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट आपस में ये दोनों, यहाँ पे ये वाटर की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये दोनों आपस में रिलेशन नहीं रखते, इसलिए हमारा कोड क्या हो जाएगा, बी। बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं 59 पे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट एनोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट कैथोड। ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन एनोड पे प्रोड्यूस होगी और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी हमारी कैथोड पे। तो इसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था कि किस तरीके से एनोड और कैथोड लगाते हैं और एक एक पे एक एक गैस हमारी प्रोड्यूस होती है ना, इसका पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। रीजन बोल रहा है आयन गेट अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। आयन अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे, ये हमारा सही है। सो 59 के लिए आपका क्या हो जाएगा, डी। ए फॉल्स है एंड आर ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 60 में बोल रहा है बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ यूजिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर को हम यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा के बदले। रीज़न बोल रहा है बेकिंग पाउडर कंटेन टार्ट्रिक एसिड विच रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव बिटर टेस्ट। क्योंकि ये जो बिटर टेस्ट होता है इसको रिमूव कर देता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसीलिए हम बेकिंग सोडा के बदले बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं असर्शन रीजन। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। आपके माउथ का, मुंह का अगर pH 5.5 से डिले होता है, 5.5 से नीचे जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है ना, दांतों में दिक्कत शुरू हो जाती है। इनेमल स्टार्ट्स कोरोडिंग बिलो 5.5। 5.5 से हमारे जो इनेमल है वो कोरोड होने लगते हैं, मसूड़े। इसीलिए बार बार हम बोलते हैं ना टूथपेस्ट करिए, क्योंकि वो बेस होता है। तो वो हमारे खाने, जब हम खाना खाते हैं ना, इसका मैं लॉजिक बताती हूँ आपको। जब हम खाना खाते हैं आपने देखा होगा कि आपके मुंह में बहुत सारा सलाइवा आता है, बहुत सारी चीज़ें फंस जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एसिडिक मीडियम हमारे माउथ में बन जाता है। और अगर हमारा मुंह सही से साफ़ नहीं होता तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस आके और मल्टीप्लाई, डिवाइड होने लगते हैं। जब हम ब्रश करते हैं तो हम उसमें बेस अप्लाई करते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो 5.5 से ज़्यादा है तो ये क्या है, स्टार्ट हो जाता है कोरोडिंग। तो असर्शन ठीक है और रीज़न भी हमारा ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं आपको 3 बार ब्रश करना चाहिए, 3 बार नहीं तो एटलीस्ट 2 बार तो अच्छे से ब्रश करना चाहिए, और खाना खाने के बाद अपने मुंह को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। इसके बाद 62 में आपसे बोल रहा है हायर द एच आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। यहाँ पे बोल रहा है कि हायर, जितना ज़्यादा एच आयंस होगा उतनी कम होगी पीएच वैल्यू। ओके, असर्शन तो हमारा करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। एच आयन जितना ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। रीज़न में बोल रहा है कि नेचुरल सब्सटेंस का पीएच 7 होता है, दैट द ऑफ बेसिक, अगर बेस होगा तो लेस देन 7 होगा और एसिड होगा तो ग्रेटर देन 7 होगा। तो यहाँ पे इसने उल्टा बोल दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। सेकेंड रीजन वाली स्टेटमेंट अगर हमारी गलत हो जाती है तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 में हमसे बोल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिक्रीज विद डाइल्यूशन। चाहे एसिड में डाइल्यूशन किया जाए चाहे बेस में, डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर कंटेंट को ऐड करना, तो डाइल्यूशन में हमारा जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है, सही बात है। आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस इंक्रीज विद डाइलेशन, डाइलेशन पे उसका आयनाइजेशन जो है इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी सही है। आयनाइजेशन का मतलब कि उसके अंदर आयन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वाटर में, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे जो इसका रीजन है वो इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 63 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट जस्टिफाइज को नहीं कर रहा है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 64। यहाँ पे बोल रहा है बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस। बेकिंग सोडा को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाते हैं, 64 में बोल रहा है, तो ये इसने गलत बोल दिया। इसके बाद हमसे बोल रहा है कि ब्रिन डिकम्पोज द सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ये हमें सही बोल रहा है। तो अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या है, डी। 65 यहाँ पे हमें बोल रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं इसको, तो ये बिल्कुल सही है। एंड हमें बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, कि ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, तो ये गलत है। ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता बल्कि किसके साथ रिएक्ट करता है, लाइम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता, लाइम होता है, लाइम रिएक्ट करता है क्लोरीन से, तब वो बनाता है CaOCl, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहली वाली असर्शन, एंड रीजन आर फॉल्स, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। सो 65 का हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। 66 में हमसे बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हम इसे रखते हैं, सही है। रीजन बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स इनटू अ हार्ड मास ऑफ वेटिंग ऑन वेटिंग विद वाटर टू फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, दिस इज रॉन्ग। सो 66 ये यहाँ पे ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 67 यहाँ पे बोल रहे थे केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड करेक्ट। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 68 में बोल रहे थे प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। यहाँ पे बोल रहे हैं कि डाइल्यूशन जो हम करते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। वाटर मस्ट ऑलवेज एडेड स्लोली टू एसिड विद कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए हम इसमें स्लोली कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ वाटर को एसिड को ऐड करते हैं। सो ये भी सही है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 69 में बोल रहा है हमसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 1/2H2O कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके 69 ठीक है जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 1/2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू प्रोड्यूस मोल्ड फॉर पोइट्री, सेरेमिक्स और कास्ट ऑफ स्टैचू।
ठीक है, तो ये सारा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। 69 में हमसे बोल रहा है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे इसके फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इसके फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसके यूजेस की बात कर रहे हैं। तो दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है, बट दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 69 का आंसर क्या हो जाएगा, कोड हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला असर्शन रीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एंटासिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक ड्यूरिंग इनडाइजेशन। इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। इनडाइजेशन के समय हम लोग क्या करते हैं, जब आपको एसिडिटी हो जाती है, आपको पता है जब आप खाना खाते हो तो आपके स्टमक में प्रोड्यूस होता है HCl, और अगर आप बहुत सारा उल्टा सीधा फूड खा लेते हो तो HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे आपको एसिडिटी फील होती है, क्योंकि यहाँ से ऑसोफेगस में आपको खट्टा फील होता है, खट्टी ढकार आती है ना, तो इसे हम बोलते हैं एसिडिटी। इसके लिए आप क्या लेते हो, एंटासिड लेते हो। एंटासिड विच इज बेस इन नेचर लाइक इनो, जो इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो सही है और आपको रिलीफ मिलता है। एंड एसिड आर माइल्ड वेज, ये भी सही है। तो 70 का क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 71 में हमसे बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। तो सोडियम वॉशिंग सोडा का ये करेक्ट फॉर्मूला है, जी नहीं, गलत बोल रहा है। एंड चीफ रॉ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग सोडा NH3 NaCl CaCO3। सो रीजन ये हमें करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। 72 असर्शन एंड रीजन यहाँ पे बोल रहा है गैस बबल आर ऑब्जर्व्ड, ओके, वैन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CaCO3 को जब ऐड करते हैं डाइल्यूट HCl में तो बबल्स निकलते हैं, कोई गैस पास होती है जिससे पता चलता है कि कोई बबल्स से हमें पता चलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो जब भी आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को लोगे और तो जो गैस निकलेगी वो हमेशा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ए इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इट्स टाइम टू केस स्टडी। CBSE क्वेश्चन बैंक से हमने केस स्टडी लिया है। सो केस स्टडी क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं है, दो तरह के होते हैं। एक तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दे दी जाती है, ठीक है, 5 to 6 लाइन, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको डायग्राम दे दिया जाता है, डायग्राम ही आपको बहुत कुछ डिफाइन कर देता है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डायग्राम दे रखा है और डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, आंसर्स करने हैं। सो पहले इस केस स्टडी को समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे थे रिएक्शन बिटवीन MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड HCl इज डिस्पिक्ट इन फॉलोइंग डायग्राम। इट इज ऑब्जर्व दैट अ गैस विद ब्लीचिंग एबिलिटी वॉज रिलीज्ड। एक ऐसी गैस निकलती है जिसमें ब्लीचिंग एबिलिटी है। इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड है, और यहाँ पे देख रहे हैं HCl ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एसिड को ऐड किया जा रहा है, और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला ये हमारे रिएक्टेंट हैं, ये हमें प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है, गैस नज़र आ रही है, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो आपने अपने मन में आइडेंटिफाई कर लिया होगा, केमिकल रिएक्शन को आप लोगों ने लिख लिया होगा। जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है HCl, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसे आपको लिखना है, जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। अब इस पे बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MnO2 प्लस HCl, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का, या डिकम्पोजिशन का। अगर आप इसकी केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। ओके, आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर होगा सी, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड, इसी केस स्टडी का क्वेश्चन है क्लोरीन गैस रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस किसके साथ रिएक्ट करता है कि हमारा बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ड्राई CaOH
CaOH यानी कि ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई सॉल्यूशन ऑफ CaOH2, ठीक है, कि ड्राई या फिर ड्राई सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH2 या ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड। सो क्लोरीन गैस रिएक्ट किसके साथ करेगी? क्लोरीन गैस रिएक्ट करेगी ड्राई CaOH2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस वेयर HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। MnO जो हमारा है, ठीक है, MnO2, ओके, MnO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है और HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर आप इसकी रिएक्शन लिखोगे MnO2 प्लस HCl, ठीक है, प्लस HCl गिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है तो मैग्नीज के साथ क्या आ जाएगा? क्लोरीन आएगा और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीज जो है वो हमारा रिड्यूस होगा और जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सब जगह MnO2 है और सेकंड में बोल रहा है कि ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। थर्ड में बोल रहा है बोथ रिड्यूस हो रहे हैं, इसमें बोल रहा है बोथ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें ए होगा कि MnO2 रिड्यूस होगा, HCl ऑक्सीडाइज होगा। फोर्थ में बोल रहा है इन द अबव डिस्कशन रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ MnO2। MnO2 का क्या नेचर होगा? एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। सो इसका क्या होगा? बी, बेसिक ऑक्साइड। ओके, सो इसका आंसर होगा बी। फिफ्थ में बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ वी टेक ड्राई HCl गैस। अगर हम ड्राई HCl गैस लेते हैं इंस्टेड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, एक्वस सॉल्यूशन लेने के बदले हम HCl को गैस फॉर्म में लेते हैं तो क्या होगा? ओके, सो बोल रहा है रिएक्शन विल अकर फास्टर, रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन विल नॉट अगर, रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा, रिएक्शन रेट रिमेन सेम। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, रिएक्शन विल नॉट अगर। अगर हम उसको गैस के बदले लेंगे, ठीक है, उसके इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन हम गैस लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। सो बी होगा। सेकेंड केस स्टडी क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फॉर्म इन हायर। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, पहले इस डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दे रखा है, आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ये किसका डायग्राम है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप इसको बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब बोल रहा है फ्रॉथिंग इन यमुना, ठीक है, आई होप आपको पता चल गया हो। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फॉर्म इन विच हाई फॉस्फेट कंटेंट इन द वेस्ट वाटर बिकॉज ऑफ द डिटर्जेंट यूज इन डाइंग इंडस्ट्री। जो डाइंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पे डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है, धोबी घाट्स होते हैं यहाँ पे, हाउस होल्ड, और इसके अलावा यमुनाज पॉल्यूशन लेवल इज़ बैड दैट द पार्ट इट हैज़ बीन लेवल्ड दैट देयर इज़ ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाती है और इसकी वजह से जो पॉल्यूशन लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, पीएच में चेंज आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सर्वाइव में दिक्कत आती है। अब ये आपको एक सिचुएशन दे दी है, ये भी एक केस स्टडी क्वेश्चन है और इसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है। क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द, यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रिडिक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ रिवर यमुना इफ द रीजन फॉर फ्रॉथ इज हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट। तो पीएच वैल्यूज की कितनी होती है, किस रेंज पे होती है? 10 to 11, 5 to 7, 2 to 5 या 7? पीएच वैल्यू कितनी होती है जिसकी वजह से ये झाग बन जाता है? सो पीएच वैल्यू क्या होती है? 10 to 11, हाईली बेसिक हो जाता है जिसकी वजह से ये पूरा डिटर्जेंट्स का झाग बन जाता है। नंबर 2 में आपसे बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वाटर with detergent dissolved in it, ठीक है। लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आता है H3O को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। सो यहाँ पे कौन सा होगा? हाई कंसेंट्रेशन होता है हाइड्रोक्साइड का और लो कंसेंट्रेशन हाइड्रोनियम का। सो यहाँ से ऑप्शन चूज करना है। सो सेकेंड का हमारा बी होगा कि हाई कंसंट्रेशन होता है, OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और लो होता है इसका। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेस वैल्यू ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या होता है? OH ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा बेस होगा उतना ज़्यादा OH ज़्यादा होगा और उतना ही कम H3O होगा, ठीक है, यानी हाइड्रोनियम एसिडिटी वाली वैल्यू कम होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद थर्ड में बोल रहे हैं द टेबल प्रिडिक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन PQRS। यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है PQRS
पीएच वैल्यू दे रखा है पी का 2, क्यू का 9, आर की 5 एंड एस का 11. विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑफ देयर हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन. ये हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग करेक्टली कौन से मैच हैं. अब इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा. जब आपसे बोलता है हाइड्रोनियम आयन, तो देखिए आपको ऐसे बोल सकता है H+ आयन, या फिर आपको बोल सकता है H3O+ आयन. दोनों ही आपका एसिडिक कंटेंट को बताते हैं. तो पीएच वैल्यू देखिए जितनी कम होगी उतने ज़्यादा हमारे H3 आयन्स होंगे. ठीक है, तो पीएच वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी. तो इसके H आयन्स हमारे कम होंगे. फिर इसके बाद इसके यहाँ पे आएगा H आयन, फिर इस पे. ठीक है, तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हो. H आयन एसिडिटी कंटेंट को भी आप समझ सकते हो. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा थर्ड में हमारा आंसर होगा C, यानी S फिर Q फिर R और फिर P. ठीक है, S फिर Q फिर R फिर P, जैसा मैंने आपको बताया S फिर Q फिर R फिर P. ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर है. ओके, इसके बाद इसका जो फोर्थ है और ये फिफ्थ है. फोर्थ में बोल रहा है हायर कंटेंट ऑफ फोस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लेड टू. हायर कंटेंट ऑफ फोस्फेट आयन, किस वजह से हायर कंटेंट होता है फोस्फेट आयन का. तो इसका रीजन है डिक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी. सो डिक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन लेवल, जिसकी वजह से एल्गा का जो ग्रोथ है वो हाई हो जाता है. तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा. If a simple water containing detergent is provide to you, which of following method you will be adopt to neutralize. अगर आपको दिया जाए ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए, यहाँ पे डिटर्जेंट मिक्स है, तो आप उस कौन सा मेथड यूज़ करोगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उसमें से बेस को कम करने के लिए. ट्रीटिंग द वाटर विद बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा तो ऑलरेडी बेस होता है, यहाँ पे ऑलरेडी बेस है आपके पास. ट्रीटिंग विद वाटर विनेगर के साथ ट्रीट करोगे, या फिर कास्टिक सोडा के साथ, या वॉशिंग. तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा तो भाई आपको पता ही है दोनों बेस होते हैं. तो यहाँ पे आप किसके साथ, और कास्टिक सोडा भी, तो यहाँ पे आप किसके साथ करोगे, विनेगर के साथ ट्रीट करोगे, क्योंकि विनेगर हमारा क्या होता है, इसका बी आंसर होगा. विनेगर एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, और ये एसिड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी. तो ये थे आपके केस स्टडी एंड असर्शन रीजन क्वेश्चन, और ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 2. पूरे चैप्टर का आपको एक सिंगल पीडीएफ दिया जाएगा एमसीक्यू का, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें.